नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के विषय में, यानी कि द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात समझें कि यह एक्ट लाया क्यों गया, इस एक्ट को लाने की आवश्यकता क्या थी। तो इस बात को जानने के लिए आपको ईजमेंट एक्ट की प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। इस अधिनियम की प्रस्तावना ये कहती है कि चूंकि सुखाधिकार और अनुज्ञप्तियों से संबंधित विधि का निरूपण तथा संशोधन करना कार्य साधक है, अतः अब से यह विधि बनाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक्ट सुखाधिकारों और अनुज्ञप्तियों से संबंधित विधि का निरूपण तथा संशोधन करने के लिए लाया गया है। अगर और सरल शब्दों में इसे समझाया जाए तो इसका मतलब यह है कि यह एक्ट ईजमेंट और लाइसेंसेस इन दोनों से संबंधित लॉ को डिफाइन करने और अमेंड करने के लिए लाया गया है। तो इस एक्ट में दो मुख्य चीजें निकल कर आती हैं, नंबर 1 ईजमेंट, नंबर 2 लाइसेंस। इन दोनों बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इस एक्ट में यही दो चीजें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, और जब इस एक्ट में ये दो चीजें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तो परीक्षा में भी यही दोनों चीजें पूछी जाएंगी। इसीलिए ईजमेंट और लाइसेंस इन्हीं दोनों पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब अगली बात इसमें आपको ये याद रखनी है कि ये एक्ट 1882 की जुलाई के प्रथम दिन से लागू है, यानी कि ये एक्ट 1 जुलाई 1882 से लागू हुआ है। तो आपको ये तारीख याद रखनी है, 1 जुलाई 1882। अब आइए धारा 4 पर, और सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये सुखाधिकार होता क्या है। ये सुखाधिकार है क्या भला? तो इसे सबसे पहले हम धारा 4 से ही समझ लें कि धारा 4 क्या कह रही है। तो धारा 4 ये बता रही है कि सुखाधिकार वह राइट है जिसे किसी भूमि का स्वामी या किसी भूमि पर दखल करने वाला व्यक्ति उस भूमि के हितकर उपभोग करने के लिए किसी ऐसी भूमि पर जो उसकी नहीं है कुछ करने और निरंतर करते रहने, या किसी हो रहे किसी कार्य को रोकने और निरंतर रोके रहने के लिए रखता है। अब इस धारा से कुछ बातें निकल के आ रही हैं, उन्हें आप लोग ध्यान से देखिए। नंबर 1, सुखाधिकार एक राइट है। जो पहली बात इस धारा से निकल के आई कि सुखाधिकार एक राइट है, एन ईजमेंट इज अ राइट। दूसरी बात यहां पर क्या निकल के आई कि जो व्यक्ति है वो किसी भूमि का स्वामी है और उस अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए वो एक ऐसी भूमि जो कि उसकी नहीं है उसमें कुछ रोकने का या करने का राइट रखता है। मतलब मान लीजिए आप हैं और आपके पास कोई जमीन है, तो अपनी उस जमीन का हितकर उपभोग करने के लिए आप उसके समीप की किसी ऐसी भूमि में जिसका कि मालिक कोई और व्यक्ति है, आप उसमें कुछ करने का अधिकार रखते हैं। ठीक। मतलब सुखाधिकार क्या हो गया? यह तो एक तरह का विशेषाधिकार हो गया कि जिसे एक व्यक्ति दूसरे किसी संपत्ति के स्वामी से प्राप्त करता है, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण वह अपनी संपत्ति के संपूर्ण अधिकारों का उपभोग नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सुखाधिकार किसी संपत्ति से संबंध अधिकार है। यह किसी व्यक्ति का वैयक्तिक अधिकार नहीं है, यह तो खाली किसी संपत्ति से जुड़ा हुआ एक अधिकार है। अब इसे पहले आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की एक जॉइंट फैमिली है, उसमें 3 भाई ए बी सी रहते हैं। तो मकान एक ही है मगर उसमें तीनों भाई का पोर्शन अलग अलग है। अब उसमें एक भाई ए का पोर्शन ऐसे फंसा हुआ है कि उसे बाहर जाने के लिए अलग से कोई रास्ता नहीं मिला हुआ है, और अगर उसको बाहर जाना है
तो बाहर जाने के लिए उसके भाई बी की भूमि से ही होकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप सोचिए। अगर ऐसे में बी ए को बाहर जाने का रास्ता नहीं दे तो क्या होगा? ए कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा और अपनी भूमि का हितकर उपभोग कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ईजमेंट एक्ट इस सुखाधिकार के राइट का प्रावधान करता है। देखिए, ये मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया है ताकि पहले तो आप विषय को समझ सकें। ईजमेंट में सैकड़ों तरह के उदाहरण होते हैं और सैकड़ों तरह के केसेस हो सकते हैं और वो आपको बेयर एक्ट और किताबों में मिल जाएंगे। ठीक, तो सुखाधिकार किसी संपत्ति के लाभप्रद उपयोग के लिए होता है। इसलिए यहां पर दो पड़ोसी संपत्तियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दो लोग नहीं होंगे तो फिर राइट का लाभ कौन लेगा और लायबिलिटी किसकी होगी। इसलिए दो संपत्तियों का होना बहुत जरूरी है। तो वह संपत्ति जिसके हितकर उपभोग के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं अधिभावी संपत्ति, यानी कि डोमिनेंट हेरिटेज। और इसके स्वामी को क्या कहेंगे? अधिभावी स्वामी। ऐसे ही जिस संपत्ति पर कुछ दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं उसे अधिसेवी संपत्ति कहते हैं, यानी कि सर्विएंट हेरिटेज। और इस संपत्ति के मालिक को क्या कहेंगे? अधिसेवी स्वामी। तो इस प्रकार सुखाधिकार वहीं पर उत्पन्न होगा जहां पर एक दूसरे के पड़ोस में दो भूमियां या दो अचल संपत्तियां होंगी। और दो कौन कौन सी संपत्ति होंगी? नंबर 1 अधिष्ठायी संपत्ति और नंबर 2 अनुसेवी संपत्ति। तो इस प्रकार सुखाधिकार में हम देखते हैं कि एक संपत्ति को दूसरी संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त होता है। तो जिस संपत्ति को किसी अन्य की संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी? अधिष्ठायी संपत्ति। और वह संपत्ति जिस पर कोई दायित्व आरोपित किया जाता है वो कहलाती है अनुसेवी संपत्ति। तो ये दोनों संपत्तियां पहली बात तो अलग अलग होनी चाहिए और दूसरे इनके स्वामी भी अलग अलग हों, क्योंकि अगर दोनों संपत्तियों का स्वामी एक ही व्यक्ति हुआ तो फिर उसका डिस्प्यूट किससे होगा और किस बात पे होगा। ठीक, अब आपको सुखाधिकारों के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, एक तो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, मतलब नेचुरल राइट्स। तो ये प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। लेकिन ये सुखाधिकार जो है ये नेचुरल राइट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ये सुखाधिकार अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है, ये अधिनियम द्वारा प्रदत्त है। सुखाधिकारों पर सुखाधिकार अधिनियम 1882 लागू होता है। और दूसरी बात यह है कि सुखाधिकार अधिष्ठायी संपत्ति से संबंधित होता है। अगर कोई नेचुरल राइट है तो नेचुरल राइट आप देखते ही हैं कि वो सभी प्रकार की संपत्तियों से संबंधित होता है। लेकिन ये सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो अधिष्ठायी संपत्ति से संबंधित होता है। अधिष्ठायी संपत्ति के बिना सुखाधिकार का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस बात को आप थोड़ा गहराई से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका हितकर उपभोग आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप उस संपत्ति का जैसे चाहे वैसे अपने हित में उपयोग करें। और उसके हितकर उपभोग के लिए आप पड़ोसी की संपत्ति पर भी कुछ दायित्व अधिरोपित करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी कोई संपत्ति आपके पास है ही नहीं, मतलब आप अगर किसी संपत्ति के स्वामी ही नहीं हैं, तो क्या आप किसी और की संपत्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित कर पाएंगे? इसीलिए अधिष्ठायी संपत्ति का होना अति आवश्यक है। अगर अधिष्ठायी संपत्ति नहीं है तो फिर सुखाधिकार का अधिकार भी नहीं होगा। ठीक, और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सुखाधिकार
एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो अधिनियम के द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है। तो जब अधिनियम के द्वारा प्रदत्त किया गया है तो फिर इसका अर्जन भी सुखाधिकार अधिनियम के द्वारा ही किया जाएगा, और इसका अर्जन सुखाधिकार अधिनियम में उल्लिखित तरीकों द्वारा किया जाएगा। तो उन तरीकों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें। धन्यवाद।